हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज का हमारा टॉपिक है, क्या चाइना डेब्ट ट्रैप दुनिया के लिए खतरा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि चाइना जो है इंडिया की किन किन स्टार्टअप कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है और उसका फायदा उसे किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो हम चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब एक टॉपिक आता है चाइना डेब्ट ट्रैप। तो ये डेब्ट ट्रैप क्या है? चाइना तो पता है कि कंट्री है। डेब्ट ट्रैप क्या है? डेब्ट का मतलब होता है किसी को कर्जे में डाल देना और ट्रैप का मतलब होता है एक जाल जिसमें किसी को फंसा देते हैं। जैसे चूहे के लिए हम ट्रैप रखते हैं, चूहा आके उसमें फंस जाता है, ट्रैप करके रखते हैं। ट्रैप एक मूवी भी है जिसमें एक इंसान होता है, वो एक फ्लैट में फंस जाता है। ठीक है, तो ट्रैप का मतलब होता है किसी को फंसा देना। अब इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि चाइना का ऐसा कौन सा ट्रैप है जो दुनिया के लिए खतरा है। लेट्स बिगिन। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेसिकली एंशियंट टाइम में, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिल्क रोड हुआ करता था जिसके थ्रू सिल्क जो था एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता था। तो ऐसा ही कुछ अब जो 2011 में चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी आए हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही एक प्लान है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि चाइना को एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से कनेक्ट करना विया लैंड के थ्रू और मैरीटाइम नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ये उनका एम है जिससे कि वो अपना ट्रेड इंक्रीज कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके। ऐसा एक जिनपिंग का ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। आप ये रेड लाइन देख रहे हैं जिसमें ये एक रोड बनाने की सोच रहे हैं, इस तरीके का सिल्क रोड, जिससे लैंड के थ्रू चाइना से ये कनेक्ट हो सकता है एशिया और अफ्रीका और यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स लैंड के थ्रू और मैरीटाइम के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकते हैं चाइना से। ये देख सकते हैं आप इसमें मैप में कौन कौन सी जगह से कहां कहां कैसे कनेक्ट करना है। डेजिबूटी, केनिया का नैरोबी। ठीक है, यहां पे एक बार ध्यान से ये चीजें देखिए। श्रीलंका का कोलंबो, इंडिया का कोलकाता और मलेशिया का कुआलालंपुर, इंडोनेशिया का जकार्ता। ये कुछ जो भी नाम मैंने लिए हैं अभी आप ध्यान में रखिए, इनसे रिलेटेड बातें हम अभी करेंगे। बिकॉज क्या है, श्रीलंका का कोलंबो, यहाँ पे जो एक पोर्ट है वो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे उसने अपना पोर्ट बनाया है। केनिया में भी उसने ऐसा ही किया है और डेजिबोटी में भी उसने ऐसा ही किया है। तो आगे हम इस ट्रैप के बारे में और गहराई से पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप इस मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कहां कहां से उसने ये मैप बनाने की सोची है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, द चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी। तो इसमें क्या है कि चाइना ने 2600 प्रोजेक्ट्स के लिए $200 बिलियन रुपीस लोन पे दिया है। पहले चाइना का लैंडिंग रेट था 5.85% 2000 में, और अब चाइना का लैंडिंग रेट परसेंट है 4.35%, जो कि सभी कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो 2000 से 2019 में जहां की लैंडिंग रेट बढ़ रहा है, जबकि चाइना जो है अपना लैंडिंग रेट वर्ल्ड बैंक से भी कम कर रहा है, यानी कि उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको अगर कोई कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, जरूर उसका भी कोई फायदा होगा। चाइना ने कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने सबको डेवलप करने का ठेका ले रखा है पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को, कि वो इतने कम परसेंट पे लोन दे रहा है और वो अपना नुकसान करेगा। तो यही उसका डेब्ट ट्रैप है। चाइना जो है लो इंटरेस्ट रेट पे, मार्केट रेट से भी कम रेट पे और लॉन्ग ग्रेस पीरियड के लिए लोन दे रहा है बिलो मार्केट रेट्स।
एंड हैव लॉन्ग ग्रेस पीरियड्स। ठीक है, लोन दे रहा है। तो अब देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में उसने जो लोन दिया है चाइना ने, चाइना जो है एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अफ्रीकन कंटिनेंट में। बीजिंग ने 60 बिलियन यूएस डॉलर दिया था 2015 में, और उसके बाद दोबारा से 60 बिलियन यूएस डॉलर दिया डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किस चीज, कैसे डेवलपमेंट, जैसे सीमेंट प्लांट हो गया उसके लिए 4.34 बिलियन दिया, हाइड्रो पावर प्लांट 1.4 बिलियन डॉलर, कोस्टल रेलवे जोइना में और नाइजीरिया में। नाइजीरिया के बारे में अभी हमने मैप में देखा था सेकंड स्लाइड में, वहां पे कोस्टल रेलवे के लिए 12 बिलियन 6.4 बिलियन, अंगोला में हाइड्रो पावर प्लांट डैम के लिए 2.8 बिलियन, कॉपर माइनिंग के लिए साउथ अफ्रीका में 1.36 बिलियन, चड में 5.36 बिलियन, स्टैंडर्ड गॉज रेलवे के लिए, सूडान, केनिया, मैप में केनिया को आपने नोटिस किया था, उसके बाद डीआर कोंगो कॉपर माइनिंग के लिए, मोजाम्बिक। ऐसे ही कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में उसने इतना इतना लोन उन कंट्रीज को प्रोवाइड किया अफ्रीका में। अब देखिए, एक्सपर्ट्स के थ्रू हम माने तो केनिया जो है चाइना की इस इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे नया विक्टिम है। सबसे नया विक्टिम है। वो कैसे, विक्टिम कैसे? वो तो लोन दे रहा है, अच्छी बात है, उसको डेवलप करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, बट वो विक्टिम कैसे हो गया केनिया? तो जो कंट्री है वो अपना कंट्रोल खो रही है अपने पोर्ट मोम्बासा पे। मैंने आपको कहा था सेकंड स्लाइड में कि जब हम मैप देख रहे हैं वहां पे आप केनिया पे ध्यान दीजिए। केनिया को भी उसने उस सिल्क रोड में बीच में एक केनिया को भी उसने अपना जगह बना रखा है। यहाँ पे देखिए, आप केनिया को देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्क रोड में केनिया भी उसके निशाने पे था। केनिया, डेजी बोटी को आप देख सकते हैं, नैरोबी के बारे में भी अभी हमने बोला। ठीक है, और मैंने कहा है श्रीलंका को भी आप मार्क कर लीजिए, श्रीलंका को भी आप मार्क कर लीजिए। तो चलिए देखिए, तो केनिया ने अपना जो पोर्ट है मोम्बासा उस पे अपना कंट्रोल खो दिया है। क्यों खो दिया है? क्योंकि वो चाइना का जो लोन है वो पे नहीं कर पाया। चाइना का 10 बिलियन केनियन शिलिंग फर्स्ट ईयर में उसको नुकसान हो गया। चाइना ने उसको बोला कि आप मोम्बासा पोर्ट को डेवलप कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आपको बहुत प्रॉफिट होगा, हम आपको लोन दे रहे हैं, आप इसको डेवलप कीजिए, इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। लेकिन क्या हुआ, उसको फर्स्ट ईयर में 10 बिलियन केनियन शिलिंग्स का रेवेन्यू नहीं हो पाया। ठीक है, और चाइना जो है, चाइना ने उसको एक्वायर कर लिया। सिर्फ उस प्रोजेक्ट को ही नहीं, मोम्बासा पोर्ट को भी अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने उस पोर्ट को एक्वायर कर लिया, जो कि उसके प्लान का हिस्सा था। ठीक है, अब आता है डेजी बोटी, जहां पे चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया किसी और कंट्री में। ठीक है, अब वहां पे मिलिट्री बेस बनाया है, यानी कि मिलिट्री बेस बनाना किसी भी कंट्री में आसान बात नहीं है। उस कंट्री का सिक्योरिटी पर्पस जो भी चीज है, अगर आप मिलिट्री बेस बनाते हैं तो एक तरीके से आपका कंट्रोल हो जाता है उस कंट्री पे, वहां पे आपकी मिलिट्री होगी। ठीक है, तो उस कंट्री की अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रह जाती है। अंगोला जो है इज रिप्लाइंग अ multi-billion dollar debt to China with crude oil, creating major problem for its economy। अंगोला के लिए भी एक इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गई। अंगोला भी डेप्ट में है चाइना की, क्योंकि उसने क्रूड ऑयल के लिए उससे पैसे लिए थे, चाइना से लोन लिया था। तो अंगोला भी प्रॉफिट में नहीं है, तो वो भी डेप्ट में है, तो ये उस अंगोला के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि अफ्रीका के जो एक्सपर्ट है मोहम्मद टांग टन, वो क्या कहते हैं चाइना की इस प्लानिंग के बारे में। वो क्या कहते हैं, उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की है इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्तांबुल
यूनिवर्सिटी से, उन्होंने टीआरटी वर्ल्ड को बताया कि जो चाइना का इम्पैक्ट है अफ्रीका में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है चाइना का इम्पैक्ट। ठीक है, वो तो हम भी देख रहे हैं। तो आप ये यहाँ पे इस मैप के थ्रू आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि चाइना पहले कितना लोन प्रोवाइड करता था और आफ्टर जिनपिंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसका लोन कितना बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया और लोन बढ़ गया। 2000 में हम देख सकते हैं चाइना अराउंड $0 इतना लोन प्रोवाइड करता था और आफ्टर 2011 चाइना का लोन रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2017 में कम हुआ, लेकिन जो भी है $5 बिलियन से ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। पहले $5 बिलियन के करीब था 2010 में एंड अचानक से उसका 1.5-2 गुना हो गया 2011 में, उसके बाद ये बढ़ता ही गया। ठीक है, तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है, सबको कर्ज में डाल दो। अगर आपने किसी का कर्ज ले रखा होगा वो आपकी जमीन पे आके अगर कब्जा कर लेगा आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके कर्ज को पे नहीं कर पाए तो यही कुछ चाइना का प्लान था अफ्रीका के लिए भी। अब ऐसा ही है, एशिया पे आते हैं हम। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि इसका शिकार हुई है? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था मैप में नोटिस कीजिए श्रीलंका को। उसने श्रीलंका को भी एक बना रखा था, सिल्क रूट के रास्ते में श्रीलंका भी पड़ता था उसके, तो इसीलिए उसने श्रीलंका को भी डेप्ट में डाल दिया और उसके हैम्बोटोटा पोर्ट जो चाइना एक्सिम बैंक से था उसे लोन दिया था और उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। तो आप ये देख सकते हैं जो कि इंडिया के नीचे की साइड है श्रीलंका है और इंडिया के लेफ्ट साइड में म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार और श्रीलंका दोनों को चाइना ने अपने कंट्रोल में इस तरीके से कर रखा है। और तजाकिस्तान जो है चाइना कंट्रोल ओवर 1158 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी नियर इट्स बॉर्डर। जैसे इंडिया और चाइना का डिस्प्यूटेड टेरिटरी बॉर्डर है वैसे ही तजाकिस्तान और चाइना का भी है, जो कि चाइना ने हड़प लिया है क्योंकि तजाकिस्तान उसका लोन पे नहीं कर पाया, रिटर्न नहीं कर पाया। तो अराउंड 1158 स्क्वायर किलोमीटर उसका लैंड चाइना ने एक्वायर कर लिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज सेड टू बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ BRI। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था ये BRI का चाइना पाकिस्तान। और इसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान और चाइना ने इस प्रोजेक्ट को किया तो पाकिस्तान को चाइना ने बोला ठीक है हम आपका इस तरीके से डेवलप करते हैं और एक रिलेशन के लिए एक रोड स्टार्ट करते हैं, कॉरिडोर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बट क्या है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी चाइना की है। आपको पता है कि इंडिया जो है चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया खुद अपना मैन्युफैक्चर इतनी चीजें नहीं करता है जितनी वो चाइना से इंपोर्ट करता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की GDP तो इंडिया से भी नीचे है। तो पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरर कंट्री नहीं है, वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान की GDP इंक्रीज नहीं हुई, उसके बदले पाकिस्तान की GDP 5.8% से 3.4% चली गई और 2018-19 में ये 2.7% आ गई। ठीक है, क्योंकि इसका हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कॉस्ट बहुत हाई था जो चाइना ने पाकिस्तान में बनाया उसके लिए। तो पाकिस्तान पे डेब्ट का बर्डन बढ़ ही रहा था, उसके ऊपर रिपेमेंट का प्रेशर आ गया पाकिस्तान के ऊपर। और क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, चीजें एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट नहीं हुआ उस चीज से, उस प्रोजेक्ट से उसको प्रॉफिट नहीं, लॉस हो गया उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान भी चाइना के कर्ज तले दबा हुआ है। और यहाँ पे हम ये कुछ कंट्रीज देख रहे हैं, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। और ये कुछ चाइनीज कंपनी है, एंटी फाइनेंशियल, टेंसेंट, JD.com, दीदी सुंगिंग,
अलीबाबा, मेहतम, दियमपांग, बाइट डांस। बाइट डांस का ही था टिकटॉक। टिकटॉक जो था वो बाइट डांस का ही था। तो इन कंट्रीज ने इन कंपनीज से, जो कि चाइनीज कंपनीज है, इनसे लोन लिया, इनको इन्वेस्टमेंट करने दिया अपनी कंट्री में, इनको अपनी कंट्री में पूरी तरीके से आने दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक वॉर इस तरीके से नहीं है जो आर्मी के बीच है, एक डाटा वॉर भी होता है। इंडिया ने टिकटॉक और 59 चाइनीज ऐप को क्यों बैन किया? बिकॉज वो हमारे डाटा को, कोई भी अगर हम ऐप वगैरह ओपन करते हैं तो उसके सर्वर पे हमारा पूरा डाटा होता है कि हमने उस ऐप में क्या देखा। ठीक है, और हमने जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर करी, जो चीजें डाली, उसके सर्वर पे हमारा पूरा डाटा होता है, और उस डाटा का मिसयूज करता है चाइना। ठीक है, वो ऐसे हर कंट्री के साथ करता है, बट चाइना जो है अपनी कंट्री में किसी और कंट्री के एप्लीकेशंस को यूज करने से बिल्कुल मना करता है कि उसकी कंट्री का डाटा कहीं और ना जाए। इसी तरीके से क्या होगा कि वो हमारी कंट्री का डाटा निकालेंगे, हमारे आर्मी के पोर्ट्स कहां पर हैं और क्या प्लानिंग है, वो चीजें उनको पता चल जाएगी धीरे धीरे। सिक्योरिटी हैकिंग जो है वो इसी तरीके से तो हैक करते हैं, क्योंकि उनके पास हमारा डाटा होता है और वो हैक करके बाकी चीजें भी निकाल लेते हैं। तो एक डाटा वॉर भी है। ठीक है, और इन कंट्रीज को भी इन्होंने इस तरीके से डेप्ट में डाल रखा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं इन साउथ ईस्ट एशिया लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। जैसे म्यांमार में चाइना ऑयल एंड गैस पाइपलाइन कयाकुत पोर्ट पे, उसके बाद कुंतन पोर्ट कंसोर्टियम, कुंतन मलेशिया, इसमें 40% स्टेक लिया है चाइना ने। उसके बाद मलेशिया चाइना कुंतन इंडस्ट्रियल पार्क ये ओपन किया है, 95% चाइनीज शेयर हैं इसमें। और सिंगापुर में अलीबाबा ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है 14.5%, 10.2% था, 14.5% कर लिया। कोस्को पीएसए टर्मिनल, उसमें कोस्को पैसिफिक ने 49% स्टेक लिया है। ठीक है, इसी तरीके से चाइना की जो कंपनीज है वो अपना स्टेक शेयर बढ़ा रही है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टार्टअप है जिसमें चाइना की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है या चाइना के इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरीके से इनका इन्वेस्टमेंट होता है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट होता है, ये उसकी डिटेल्स लेते हैं और साथ साथ प्रॉफिट भी लेते हैं। तो मेजर इन्वेस्टमेंट जो था म्यांमार में क्यू पोर्ट में था, कुंतन पोर्ट में था, इंडस्ट्रियल पार्क। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के बाद ये धीरे धीरे अगर उनका 100% इन्वेस्टमेंट रहा, 100% शेयर रहा, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ओनरशिप रहता है या फिर कंट्रोल रहता है वो चाइना के पास चला जाएगा उस पोर्ट का, अगर जितना इन्वेस्टमेंट उसके पास रहेगा उस हिसाब से। सिंग पोस्ट है सिंगापुर में, उसमें भी उसका इन्वेस्टमेंट है। अब देख सकते हैं आप म्यांमार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 100% उसका स्टेक है और जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 49% स्टेक है। तो वो अपना इस पार्टनरशिप को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी के पास 100% शेयर रहेगा या उसके पास 100% ओनरशिप रहेगी किसी जगह की, किसी पोर्ट की, तो वहां पे स्मगलिंग भी कर सकता है। वो आपकी कंट्री में क्या लेके आ रहा है, ड्रग सप्लाई कर रहा है, क्या लेके जा रहा है, कुछ आपको नहीं पता चलेगा, आपकी अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ये चीज है, तो एक बहुत ही बड़ा वॉर है एक। अब रिसेंट में जो कुछ कंट्रीज से रिस्पॉन्सेज आए हैं चाइना को, जब से लोगों को समझ आया है ये चाइना की प्लानिंग है, उसके बाद से कुछ कंट्रीज के रिस्पॉन्स आए हैं। जैसे मलेशिया ने अपना कैंसिल किया प्रोजेक्ट $23 बिलियन का, जो कि मलेशिया की पहले की गवर्नमेंट ने चाइना के साथ साइन कर रखा था। तो उसने म्यांमार ने सोचा कि जो नया पोर्ट है कायक्यूपाई, उसमें 7.3 बिलियन का था, तो उससे $1.3 बिलियन कर दिया जाए।
ठीक है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए भाई, इतना ही करो। और एक उसने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, तो ये काफी कम है, इससे चाइना को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो पहले ही बहुत सारा कर चुका है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी अपना एक इन्वेस्टमेंट कैंसिल किया है, प्रोजेक्ट कैंसिल किया है, धीमर भाषा डैम प्रोजेक्ट। धीमर भाषा डैम प्रोजेक्ट जो था, चाइना पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर था। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो कोई फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे चली गई। दोबारा अगर ये प्रोजेक्ट कर लेता तो उसको डर था कि और नीचे चली जाएगी और डेप्ट में वो चले जाएंगे, इस वजह से कहीं बाद में धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान ही ना दिया ले, इसलिए पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया होगा। और नेपाल ने भी अपना एक प्रोजेक्ट है जो कि 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का है, बुद्धि गंडकी हाइड्रो पावर प्लांट, वो कैंसिल किया है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, हमने बाकी कंट्रीज के बारे में तो पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन आता है, हैज इंडिया टेकन एनी लोन फ्रॉम चाइना? क्या इंडिया ने चाइना से कोई लोन लिया है? तो इसका आंसर है कि इंडिया डायरेक्टली तो किसी लोन एग्रीमेंट में चाइना के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो एक मल्टीलेटरल बैंक है जिसमें चाइना जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और उसको वोटिंग राइट भी सबसे ज्यादा है, और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसको सेकंड नंबर पे 7.6 वोटिंग राइट, 26.6 वोटिंग राइट चाइना को है दूसरी कंट्रीज में, जिसमें और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो उससे इंडिया ने लोन ले रखा है, लेकिन चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज में, स्टार्टअप एरियाज में, वो एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए। जैसे पेटीएम, जोमेटो, जो भी फ्लिपकार्ट, कितनी कंपनीज हम यूज करते हैं, बायजूस, स्टडी में बायजूस यूज करते हैं, इस सब में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में होगा, अवेलेबल होगा वो वीडियो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है उसके सोर्सेज हैं, उसके सोर्सेज ये हैं asianpost.com, trtworld.com, ये सोर्सेज हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, then please like, comment, share and subscribe our channel. Thank you.